हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम बी हिमांशु पर। और जीएस में हम अब तक पढ़ चुके थे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, खिलजी वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। तुगलक वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगला वंश आज हम शुरू करने वाले हैं। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर के 1414 तक है। ठीक है भाई, 1320 से लेकर के 1414 तक। देखो ये तुगलक वंश की जो स्थापना की थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक का क्या नाम था भाई? गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम नहीं था। गाजी मलिक इसका नाम तब था जब ये निजामुद्दीन महमूद का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, वैसे इसका अगर आपसे वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो वास्तविक नाम क्या था भाई इसका? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश का संस्थापक भी था और तुगलक वंश का पहला रूलर भी था। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1320 से 1325 ईस्वी तक इसकी टाइमिंग थी। ठीक है, 1320 से 1325 तक। ये एक ऐसा शासक था जो लकड़ी के महल में दब के मर गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तुगलक वंश में या संपूर्ण इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो लकड़ी के महल के नीचे दब के मर गया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसका एक बेटा था जिसका नाम था जौना खां। जौना खां। ठीक है, इसने अपने बेटे जौना खां को 1323 ईस्वी में तेलंगाना भेजा, तेलंगाना मिशन पर। और तेलंगाना को जीत करके इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया और तेलंगाना का नाम रखा इसने सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। ठीक है भाई, ये वही तेलंगाना था जो अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का एक सेपरेट राज्य बना। ये वही तेलंगाना था। ठीक है, जिसे इतिहास में वारंगल के नाम से जाना जाता है। और उस समय गाजी मलिक के लड़के जौना खां ने तेलंगाना को जीत करके सुल्तानपुर के नाम से दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मिलाया, तो गाजी मलिक के लड़के जौना खां ने इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है भाई, इसके बाद गाजी मलिक 1325 में गाजी मलिक के शासनकाल में बंगाल में एक विद्रोह हो जाता है। बंगाल में एक विद्रोह हो जाता है और बंगाल का शासक या इख्तियार हुआ करता है बुगारा खां। बुगारा खां, इसे हम बुगारा खां का विद्रोह भी कह सकते हैं और बंगाल का विद्रोह भी कह सकते हैं। ठीक है, इस समय दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया इस समय दिल्ली में रहा करते थे और इन्हीं का शिष्य था जौना खां यानी कि महमूद बिन तुगलक। आगे चल के अगला रूलर बनेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जौना खां। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये अफवाह फैला दी कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विद्रोह में मारा गया है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विद्रोह को खुद से शांत करने के लिए गया हुआ था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये खबर फैला दी कि भाई जो गाजी मलिक है या दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है वो बंगाल के विद्रोह में मारा गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये बात गाजी मलिक को पता लगती है, गाजी मलिक वहीं से फरमान भेज देता है कि आप सूफी संत हैं और संत होने की मैं आपकी कदर करता हूं। मेरे आने से पहले या तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ मैं दिल्ली में अगर वापस आ गया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया ने वापस संदेश में कहा गाजी मलिक से कि हुनूज अभी दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी तो दिल्ली दूर है, आप पहले दिल्ली आइए तो सही। तो दोस्तों इसने एक नगर बसाया था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद दिल्ली के बाहर एक नगर था तुगलकाबाद, जो किसने बसाया था? गाजी मलिक ने। तो क्या हुआ, जौना खां ने
अपने पिता के आने की खुशी में हज़रत निजामुद्दीन औलिया के कहने पर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया, लकड़ी का महल, और अपने पिता से कहा कि आपके लिए, आपके विश्राम के लिए लकड़ी के महल की व्यवस्था तुगलकाबाद में की गई है। ठीक है। जैसे ही गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में आकर के रुकता है, जब यह रात में सो रहा होता है तो लकड़ी का महल पूर्ण रूप से गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने ही जौना खां को इसके मरने से पहले वहाँ का बादशाह नियुक्त कर दिया था, इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने ही इसे मरवाया था। ठीक है। यानी कि इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया की इसमें चाल थी कि उसे पहले दिल्ली से बाहर ही रोका जाए, और इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था कि हुनूज अभी दिल्ली दूर अस्त, क्योंकि इसने गयासुद्दीन तुगलक की मर्जी के बगैर ही जौना खां को दिल्ली का अगला बादशाह नियुक्त कर दिया था, और जनता के बीच में ये अफवाह फैला दी थी कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक मारा जा चुका है। तो लकड़ी के महल में दबकर के मरने वाला सुल्तान कौन था? गाजी मलिक। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और गाजी मलिक को किस लिए जाना जाता है? गाजी मलिक को सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई। सबसे पहले सिंचाई के लिए जो नहरें खुदवाना आरंभ किया था वो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था। अगर इसकी टाइमिंग आपसे पूछी जाती है तो इसकी टाइमिंग 1325 से 1351 ईस्वी। इसे इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पागल सुल्तान या पागल बादशाह किसे कहा जाता है? पागल बादशाह। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे इसके कारनामों की वजह से पागल बादशाह कहा जाता है। ये इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा योग्य शासक था। अरबी और फारसी भाषा का विद्वान इसे कहा जाता है। ठीक है भाई। जब इसकी डेथ हुई थी तो बदायूनी जो कि एक इतिहासकार है, वो कहता है कि जनता को राजा से और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया, क्योंकि जो ये बात कहता था कुछ बातें तो इसकी जनता की समझ में नहीं आती थी और जनता की बात इसके समझ में नहीं आती थी। तो इसीलिए बदायूनी ने कहा था कि राजा को जनता से और जनता को राजा से छुटकारा मिल गया है। इसको पागल बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में 5 ऐसे काम किए थे जो कि सारे के सारे इसके विफल हुए। ठीक है। इसलिए इसे पागल बादशाह कहा जाता है। वो कौन कौन से 5 काम थे भाई? सबसे पहला, इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में टैक्स को इंक्रीज कर दिया। कर वृद्धि यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। दोआब क्षेत्र क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि दोनों तरफ नदी बह रही होती है और बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है भाई। तो इसने क्या काम किया कि सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र पे टैक्स बढ़ा दिया। अब किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया और खेती करने से मना कर दिया। अब जब खेती ही नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से जाएगा? तो ये वाला मिशन भी इसका फेल हो गया। दूसरा क्या था? इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से कैपिटल को देवगिरी महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पे शिफ्ट कर दिया। देवगिरी दौलताबाद अपनी कैपिटल को यहाँ पे ले गया। अब दिल्ली से देवगिरी 1200 किलोमीटर पड़ता है। अब आधी जनता जो जब राजधानी यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी तो आधी जनता जाने में यहाँ पे मर गई और फिर से इनने देवगिरी से दिल्ली दोबारा से अपनी राजधानी को शिफ्ट किया तो आधी जनता इसकी आने में ख़त्म हो गई। तो यानी कि ये कैपिटल वाला जो मिशन था ये भी इस वजह से इसका फेल हो गया कि इसने दिल्ली से देवगिरी जो अपनी राजधानी है वो शिफ्ट की, जो कि इसे बिल्कुल भी रास नहीं आई। तीसरा क्या था भाई? खुरासान अभियान। खुरासान अभियान की विफलता। खुरासान अभियान की विफलता ये क्या था भाई? अफगान में एक जगह पड़ती है खुरासान। इसे सूचना मिली कि भाई यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा खजाना है खुरासान में,
और ये अपनी सेना को इसने पहले ही एक एक 2-2 महीने का पहले ही एक्स्ट्रा राशन दे दिया और पहले ही एक्स्ट्रा वेतन दे दिया। इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ी सेना और नगद वेतन पाने वाली जो सेना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही पास हुआ करती थी, यानी कि सबसे बड़ी सेना और सबसे ज़्यादा नगद वेतन पाने वाली सेना। तो खुरासान अभियान पे अपने सैनिकों को लेकर के गया और सारा राजकोष जो है वो खाली हो चुका था। इसने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे तो खुरासान में और लूट करेंगे और वहाँ से आएंगे तो खजाना भर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तभी मंगोलों का 5वां अटैक हो गया और मंगोल जो है वो खुरासान नामक जगह को लूट करके ले गए मोहम्मद बिन तुगलक के पहुँचने से पहले ही। तो तीसरा अभियान भी इसका एक सफल हो गया। आधी सेना जो कि एक्स्ट्रा राशन लेकर के गई थी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था वो पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। अब इसने क्या काम किया, चौथा, कि भी जो करेंसी है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इसने कहा कि खजाने में कम पैसे हैं, जो टका और जीतल हुआ करता था, टका और जीतल, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने कांस्य और चमड़े में। यानी कि इसने कहा कि अब हम चमड़े के सिक्के चलाएंगे और चमड़े का रुपया बढ़ाएंगे। इसका चौथा अभियान था सांकेतिक मुद्रा का। अब घरों में ही पैसे छपने लगे। जब आप चमड़े के पैसे बाजार में चलाने लगेंगे, जैसे यहाँ पे मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया था, यानी कि नोटबंदी की थी, तो उन्होंने वैसे ही कागज के पैसे चलाए थे, ठीक है। अब इसने नोटबंदी तो कर दी, लेकिन टका और जीतल की जगह कहा कि कांस्य और चमड़े के पैसे आप छापिए और हम बाजार में इसी चीज़ को चलाएंगे। अब घर घर में पैसे बनने लगे, बाजार में इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि ना नकली की जांच थी और ना ही असली की जांच थी। तो 5वां क्या था, 5वां इसका कराचल अभियान, कराचल अभियान, ठीक है भाई। फिर इसने सोचा, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है कराचल, कि अब हम क्या काम करते हैं, कराचल में एक अभियान चलाया और वहाँ एक राज्य को जीतना ये चाहता था। तो वहाँ पे ये इतनी ऊंचाई पर था, उत्तराखंड में पहाड़ों पार करके जाना पड़ता था, कि इसकी सेना ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वहाँ से इसे वापस आना पड़ा, ठीक है भाई। इसके बाद 1351 में राजस्थान में थट्टा नामक जगह है, थट्टा, यहाँ पे विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया, ठीक है भाई। राजस्थान के 1351 में थट्टा नामक विद्रोह में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है कृषि एवं सिंचाई विभाग के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना किसने की, तो कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना किसने की थी भाई, कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और कब की थी, 1345 में, ठीक है। इसी के शासनकाल में 1331 में एक मोरक्को का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता भारत आया, जिससे इसने अपना काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया भाई, काजी। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला, या किताब उल रेहला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इब्न बतूता ने इसके शासनकाल में एक किताब रखी जिसका नाम था रेहला। और रेहला हमें ये बताती है कि मोहम्मद बिन तुगलक संपूर्ण भारत, कश्मीर बलूचिस्तान को छोड़ करके संपूर्ण भारत का राजा घोषित हुआ था, ठीक है भाई, संपूर्ण भारत का राजा घोषित हुआ था। ये हमें रेहला नामक किताब बताती है, जो इब्न बतूता ने लिखी थी, जो 1331 में मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इब्न बतूता किसके समकालीन था या किसके समकालीन भारत आया था। तो इब्न बतूता जो एक अफ्रीकी यात्री था, वो मोहम्मद बिन तुगलक या पागल सुल्तान या पागल बादशाह के टाइम पे भारत में आया था। इसके बाद इसके शासनकाल में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए, तो इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। सबसे ज़्यादा कितने भाई, 27 विद्रोह तो हुए थे आपके साउथ इंडिया में, और 7 विद्रोह हुए थे आपके नॉर्थ इंडिया में। और कुल मिला के इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए,
इसलिए इसका जो टाइमिंग, जो रूलिंग पीरियड था या जो इसका रूल करने का जो टाइम था वो फेलर रहा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनता इसके कामों से दुखी हो जाती थी, इसलिए जनता दुखी होकर के इसके टाइम पे विद्रोह कर देती थी। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सती प्रथा को बैन करने की कोशिश की थी। अब सती प्रथा क्या होती थी कि जैसे किसी स्त्री का पुरुष यानी कि उसकी डेथ हो जाती थी तो उस स्त्री को भी उसी व्यक्ति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। और ये स्त्री जो सती प्रथा है ये शुरू कब हुई थी? सती प्रथा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है भाई, सती प्रथा जो शुरू हुई थी सबसे पहले गुप्त काल में शुरू हुई थी। गुप्त काल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा कब शुरू हुई, तो सती प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी। गुप्त काल का एक राजा था रामगुप्त। कौन था भाई? रामगुप्त। और इसी का सेनापति था गोपाल राज। गोपाल राज, गोपाल राज की जो पत्नी थी वो सबसे पहली स्त्री थी जो सती हुई थी। यानी कि गुप्त काल के शासक गोपाल राज की जो स्त्री थी वो सबसे पहली थी। और गुप्त काल की आप टाइमिंग जानते ही होंगे, 319 से 540 ईस्वी, इस टाइम पे गुप्त काल रहा था। ठीक है भाई, और इसी टाइम पे इसका जो राजा था रामगुप्त, उसके सेनापति गोपाल राज की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ में सती कर दिया गया था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एरन अभिलेख से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सती प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो एरन अभिलेख, जिसको लिखवाया था भानुगुप्त ने, गुप्त वंश के ही शासक भानुगुप्त ने इसको लिखवाया था। और एरन अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, तो आगे बात कर लेते हैं योग या सती प्रथा। और सती प्रथा के बारे में क्या है आगे अगर आपसे पूछता है, ये तो पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने सती प्रथा को बैन करने की कोशिश की। बैन कौन करेगा? बैन करता है इसको सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई। फिर इसको बैन करेगा दोबारा से अकबर। फिर इसको तीसरी बार में कंप्लीटली बैन करता है औरंगजेब अपने शासनकाल में। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते और औरंगजेब के बाद में फाइनली 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, राजा राममोहन राय की मदद से सती प्रथा कंप्लीटली भारत में बैन हो जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सती प्रथा के बाद कि जो एलिफेंटीन इतिहासकार हुए उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को फारसी और अरबी भाषा का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान बताया और इसे कहा कि ये एकमात्र सूफी बोलने वाला एकमात्र शासक था। इसके बाद जब ये 1351 में इसकी मृत्यु हो गई तो इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। ठीक है भाई, देखो भाई फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, उसके छोटे भाई रज्जाक का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई ये? रज्जाक का, यानी कि जौना खां का चचेरा भाई। ठीक है, और इसकी टाइमिंग क्या थी? 1351 से 1388 तक इसने रूल किया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसने रूल किया दिल्ली सल्तनत में। इसको जाना जाता है नगरों के लिए, सबसे ज़्यादा नगर इसने अपने टाइमिंग में बसाए। जैसे इसको जाना जाता है कि भी इसने 300 नगर बसाए। कितने नगर बसाए? 300 नगर। 300 में से 6 फेमस हैं, जैसे हिसार, हरियाणा में पड़ता है हिसार। इसका उस टाइम पे नाम फिरोजा हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि फिरोजा नगर को किसने बसाया, तो फिरोजा या हिसार नगर को बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है भाई। फतेहाबाद को इसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे बसाया था। किसके नाम पर? फतेह खान। फतेह खान के नाम पर इसने
फतेहाबाद को बसाया था। तीसरा, इसके 6 नगर फेमस हैं, 300 में से 6, ठीक है। तीसरा, इसने फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, इस फेमस नगर को बसाया। चौथा, इसने फिरोजपुर। पांचवा, जौनपुर अपने भाई जौना खां के नाम पर बसाया, यानी कि जो इसका चचेरा भाई था जौना खां, उसके नाम पर इसने जौनपुर एक नगर है उसको बसाया, ठीक है भाई, जौनपुर। इसके बाद हिसार, फिरोजा, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर और जौनपुर, ठीक है, ये नगर इसके फेमस हैं। इसको तुगलक वंश का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको तुगलक वंश का अकबर कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत का इसे अकबर भी कहा जाता है। इसको इतिहासकारों ने परोपकारी की संज्ञा दी है, यानी कि दयालु और परोपकारी, फिरोज शाह तुगलक को। इसको जाना जाता है नहर निर्माण के लिए, सबसे ज़्यादा नहर निर्माण इसने अपने शासनकाल में किया, और इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर, ठीक है भाई। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फतूहत ए फिरोज शाही, फतूहत ए फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा का नाम था, फतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक अशोक के स्तंभ, अशोक के जो फेमस स्तंभ थे, जैसे एक टोपरा का स्तंभ था, एक मेरठ का स्तंभ था, इन दोनों स्तंभों को उठा करके इसने दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। दोनों स्तंभों को उठा करके ये कहाँ ले आया भाई? दिल्ली ले आया। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक की, इसने क्या क्या तोड़ा? इसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपने सुना ही होगा, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल का ज्वालामुखी मंदिर, ये हिमाचल में पड़ता है। इन दोनों मंदिरों को इसने नष्ट किया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फिरोज शाह तुगलक ने किस किस मंदिर को नष्ट किया, और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसे तोड़ने वाला शासक कौन था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 6 जीतल का एक सिक्का चलाया, यानी कि 6 जीतल, जिसे संसवानी कहा गया। क्या कहा गया? संसवानी, ठीक है भाई। और 1388 में इसकी मृत्यु हो गई, 1388 में। इसके बाद 1388 से 1394 तक दिल्ली सल्तनत में 5 अयोग्य शासक रहे, 5 अयोग्य शासक। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो 1394 में गद्दी पर बैठेगा वो है नसीरुद्दीन महमूद, यानी कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान। क्या कहेंगे भी इसको? तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन है भाई? नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है उसका? नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या होगी? 1394 से 1414 तक, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, और इसी के टाइम में तैमूर जो कि एक तुर्क था उसका आक्रमण होता है 1398 में, और तैमूर का साथ इसी का सेनापति खिज्र खां तैमूर का भारत पर आक्रमण करने के लिए साथ देता है। और तैमूर भारत से जो अपार संपदा लूट करके ले गया वो तो अलग, और खिज्र खां को, नसीरुद्दीन महमूद को मार करके खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा देता है। और खिज्र खां एक अगले वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा सैयद वंश, ठीक है भाई। सैयद वंश के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और आगे से जो यानी कि कल परसों 3 तारीख से जो हम वीडियो डालने वाले हैं वो
अब क्या होगा, वीडियो हम लाइव चलाएंगे जीएस की, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में लाइव, जब आपका टाइम होता है कि जब आप लोग पढ़ सकते हैं कंटिन्यू लाइव, जैसे दोपहर 4 बजे या सुबह सुबह या शाम 7 बजे या शाम 6 बजे, आप हमें कमेंट में अपना टाइम बता दें कि हम इस टाइम पे फ्री होंगे और आप इस टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग करिए। तो हम क्या है, लाइव वीडियो शुरू करेंगे और उसमें आप लोग डाउट भी साथ के साथ कमेंट में बताते रहेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में जुड़ सकते हैं इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर वीडियो जो है, एक तो आप लगातार डालिए, एक हमें एक सेपरेट टाइम बताइए कि किस टाइम से आपकी वीडियो आ रही है चैनल पर। तो जीएस की वीडियो का जो टाइम है वो मैं अब लाइव करने वाला हूँ। अगली वीडियो जो आपको परसों 3 तारीख में मिलेगी, यानी कि 3 तारीख से हम लाइव स्ट्रीम चालू करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में लाइव का ऑप्शन बताएं, लेकिन मैथ की जो वीडियो हम डालेंगे वो अभी अपलोडेड फॉर्म में ही रहेंगी, ठीक है। तो धन्यवाद।